ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उस वीडियो में। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 3 सेमीकंडक्टर लेते हैं हम लोग, जिसमें कि जिसको भी बीच में सैंडविच कर रहे हैं उसके ऑपोजिट टाइप का मटेरियल साइड में लेते हैं। जैसे NPN है, PNP है। ये एक जो पहला टर्मिनल है उसको एमीटर कहते हैं, दूसरे को बेस, इसको कलेक्टर। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसमें पहले N टाइप है, इसमें P टाइप है। यहाँ पे हम लोग बीच में P टाइप को रखे हैं, यहाँ बीच में N टाइप को रखे हैं। प्रैक्टिकली देखोगे तो ट्रांजिस्टर इस टाइप का दिखता है। ये 1 2 3 जो है वो किसके लिए है, एमीटर बेस कलेक्टर के लिए। सर्किट में ट्रांजिस्टर को इस टाइप के सिंबल से बनाते हैं। जिस भी लाइन पे ये एरो रहता है वो हम लोग समझ लेते हैं कि वो एमीटर है। ठीक है, और ये लाइन है जिससे कि ये कलेक्टर और एमीटर दोनों निकल रहा है, ये वाला जो चीज है वो होता है बेस। ठीक है, अभी क्या है, ये जो सर्किट होता है यहाँ पे हमारे पास 2 पीएन जंक्शन है, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो 2 पीएन जंक्शन है, तो दोनों को किस तरह से बायस करेंगे, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करने के लिए ट्रांजिस्टर को हम लोगों को हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराना पड़ता है। ये हम लोग देखेंगे क्या होता है रीजन। एक्टिव रीजन के लिए क्या होता है कि हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन है उसको हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, एनपीएन पीएनपी दोनों में यही चीज है। ऐसा नहीं है कि पीएनपी में अगर ये फॉरवर्ड है तो इधर बैक ये इसमें रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी हमारा एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस रखेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखेंगे। फिर हम लोग देखिए ट्रांजिस्टर एक्शन की करंट क्या होता है, हम लोग एनपीएन यूज करें या पीएनपी यूज करें, सभी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। मतलब जो भी एमीटर करंट है वो किसके इक्वल होता है, बेस करंट के प्लस कलेक्टर करंट के। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि एमीटर से जितना भी कैरियर है वो निकलता है, कुछ कैरियर बेस में चला जाता है और बाकी कैरियर हम लोग को कलेक्टर पे आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो अगर केसीएल वाइज भी देखोगे जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो इस नोड पे इनकमिंग करंट क्या है, IE, और आउटगोइंग करंट क्या है, IC और IB। इसीलिए एमीटर करंट जो होता है वो सम होता है IB और IC का। ठीक है, किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लो। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, एमीटर करंट हमेशा बड़ा होगा कलेक्टर करंट से, और जो बेस करंट है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम लोग बेस का जो विड्थ लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, इसीलिए उसमें जो कैरियर रहता है वो भी कम होता है, डिकॉम्बिनेशन कम होता है, कैरियर कम है तो करंट कम होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। जिसको नहीं अगर अभी समझ में आ रहा है, जो नहीं प्रेजेंट था उस दिन क्लास में, वो लोग जा करके मॉड्यूल 2 वीडियो लेक्चर 4 देख सकता है। ट्रांजिस्टर सिंबल ऑलरेडी बता दिए। ये जो एरो होता है, इस एरो के डायरेक्शन को देख करके हम लोग देखते हैं कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। अगर एमीटर पे जो एरो है वो एरो आउटवर्ड है तो वो एनपीएन होगा, अगर वो एरो डाउनवर्ड्स है मतलब इनवर्ड्स है, दैट मींस वो पीएनपी है। ठीक है, और हम लोग जनरली जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, पीएनपी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि एनपीएन में ये क्या एमीटर एन टाइप है, दैट मींस उसमें जो चार्ज कैरियर रहेगा, जो फ्री कैरियर रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। लेकिन पीएनपी में एमीटर क्या होगा, पी टाइप होगा, इसमें होल्स रहेगा। और जब मोबिलिटी देखोगे तो देखोगे कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल से। मोबिलिटी मतलब कितने स्पीड से कोई भी कैरियर फ्लो कर सकता है या आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा डिवाइस फास्ट काम करे, तो जो भी चार्ज कैरियर है, जिस भी चीज के कारण हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए उसका मोबिलिटी। इसीलिए जनरली हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एनपीएन ही यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बता दिए थे। एम्पलीफायर क्या करता है, हम लोग अगर कोई सिग्नल नहीं है अभी तो क्या करेंगे, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, हम लोग एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जब भी हम कोई सिग्नल देंगे तो वो सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई होकर के हमको ये जो आरसी है मतलब जो कलेक्टर लोड है वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अब मान लो कि ट्रांजिस्टर का सिंबल ये है। अभी जो हम लोग देखे थे वो कैसा था, यहाँ पे एमीटर था, ये कलेक्टर था, ये बेस था, बेस एमीटर कलेक्टर। तो अभी हम लोग क्या बोले थे, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तो ये एन है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस होना चाहिए, तो एन पी एन, कलेक्टर मतलब एन टाइप है तो यहाँ पे ये
पॉजिटिव रखेंगे तभी रिवर्स बायस होगा, ऐसे हुआ। अब ये बेस क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा है, ये जो सर्किट है, एक मिनट, ये सर्किट क्या हुआ, इनपुट सर्किट हुआ। ये वाला जो सर्किट हुआ वो क्या हुआ, आउटपुट सर्किट हुआ। ठीक है, तो इनपुट सर्किट में क्या होगा, यहाँ से ये करंट होगा, कौन सा करंट होगा, आई, इधर क्या होगा, IC आएगा। अब ये दोनों सर्किट में कॉमन क्या चीज है, इनपुट सर्किट में क्या क्या है, E और B, ठीक है, आउटपुट में क्या है, C और B, मतलब कलेक्टर और बेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट में दोनों में कॉमन क्या है, बेस, दोनों में बेस है, ठीक है ना। तो अभी इनपुट साइड में जो करंट जाएगा वो कौन सा करंट होगा, एमीटर करंट होगा, मतलब ये। तो क्योंकि यहाँ पे बेस कॉमन है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का बेस दोनों साइड में है, मतलब ये कॉमन है दोनों सर्किट में, इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कॉमन बेस। ठीक है, क्योंकि इसमें बेस कॉमन है दोनों सर्किट में, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। अभी इनपुट यहाँ पे क्या जाएगा, एमीटर करंट, आउटपुट क्या मिलेगा हमको, आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पे जो एक रजिस्टर रहता है, तो आउटपुट में हमको मिलेगा IC, मतलब कलेक्टर करंट। ठीक है, तो कॉमन बेस में हम लोग इनपुट देते हैं एमीटर करंट, आउटपुट क्या मिलता है, कलेक्टर करंट। ठीक है, उसी तरीके से कॉमन एमीटर में क्या होगा, हम लोग का एमीटर कॉमन रहेगा, ये बेस, कलेक्टर, एमीटर, एमीटर को कॉमन रखना है, तो ये मेरा इनपुट सर्किट हो जाएगा, कलेक्टर वाला अभी क्या होगा, ये आउटपुट सर्किट हुआ, ये इनपुट सर्किट हुआ, और एमीटर क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे बायस वोल्टेज रहेगा, हम दिखाए नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे इनपुट, ट्रांजिस्टर के इनपुट में कौन सा करंट जाएगा, बेस करंट जाएगा, और आउटपुट तो हम यहाँ से ले रहे हैं कलेक्टर एमीटर, एमीटर को तो ग्राउंड किए हुए हैं, तो कलेक्टर एमीटर से लेंगे, तो हमको अब यहाँ पे इनपुट होगा बेस करंट, आउटपुट होगा कलेक्टर करंट। ठीक है, इसी तरह से कॉमन कलेक्टर भी होता है, तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिक फंडा है कॉन्फ़िगरेशन का, ये समझ में आ गया। तो अब देखो, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस में क्या हो रहा है, ये पहला वाला देखो, अभी बताए, एमीटर, कलेक्टर, बेस, ये एरो डाउनवर्ड से तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो बस इसीलिए है क्योंकि PNP है। ठीक है, तो कॉमन बेस मतलब बेस कॉमन रहना चाहिए, तो इनपुट हम लोग इसके अक्रॉस दे रहे हैं, आउटपुट इधर से ले रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा, VEB, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, VCB, और ये जो करंट है वो क्या होगा, IE, ये करंट होगा IC। ठीक है, तो वही लिखा है, बेस कनेक्शन इज कॉमन टू बोथ द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, मतलब बेस जो होता है वो कॉमन होता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल में। इनपुट किसके बीच में देते हैं, बेस और एमीटर टर्मिनल्स में, देख लिए हम लोग। आउटपुट किसके बीच में देते हैं, बेस और कलेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं। क्या हुआ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट करंट फ्लोइंग इनटू एमीटर इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखें कि कॉमन बेस में हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट करंट क्या है, एमीटर करंट दे रहे हैं, आउटपुट क्या ले रहे हैं, कलेक्टर करंट। तो हम लोग जान रहे हैं कि एमीटर करंट जो होता है वो आउटपुट करंट से बड़ा होता है, तो इसका मतलब हम लोग इनपुट ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट हमको कम मिल रहा है। तो ये तो एम्पलीफायर का चीज तो नहीं हुआ, एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट कम रहता है, आउटपुट ज्यादा रहता है। इसीलिए ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग एम्पलीफायर की तरह नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग इनपुट ज्यादा देते हैं, आउटपुट कम मिलता है, दैट मीन्स वो अटेनुएट करता है इनपुट सिग्नल को। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि करंट गेन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब करंट गेन क्या होगा इसका, AI, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट मेरा है IC, इनपुट है IE। अब क्योंकि अगर IE ज्यादा है IC से, हमेशा ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो AI है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो एम्पलीफायर हो उसको, ये सॉरी ट्रांजिस्टर जो हो उसको हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज करें। मॉड्यूल 2 हमारा इसी के बेसिस पे है। माइक की मैम आवाज क्लियर नहीं है, तुम अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर सर्किट में हम लोग देखें,
तो सर्किट में क्या होगा, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट। सर्किट में क्या है, देखो ये एमीटर, कलेक्टर, बेस, इस ये वाले जो सर्किट है इसको हम लोग को फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस किए, एक यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस दिए, ठीक है। और ये जो आउटपुट सर्किट है उसमें हम क्या किए हैं, रिवर्स बायस किए हैं। रिवर्स बायस में भी एक लोड रेजिस्टेंस लगाए यहाँ पे कलेक्टर के साथ, ताकि उसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज ले पाए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस सर्किट में जब भी हम लोग अपना इनपुट वोल्टेज या कोई भी सिग्नल देंगे, ये ऐसे मतलब एसी सिग्नल होता है, सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एमीटर करंट सर्किट के अंदर जाएगा और आउटपुट हमको मिलेगा आईसी। या आईसी जो है जब आरएल से फ्लो करेगा तो हम लोग उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ले लेते हैं, वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है। तो ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर क्या करता है, फेज को चेंज नहीं करता, इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर। कॉमन बेस का भी हम लोग देखिए कि करंट एम्पलीफायर नहीं है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट एम्पलीफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनपुट करंट होता है वो आउटपुट करंट से ज्यादा होता है। लेकिन सीबी कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होगा, ये जो भी वोल्टेज दे रहे हैं हमको आउटपुट में एम्पलीफाइड वोल्टेज देगा, लेकिन ये नॉन इन्वर्टिंग है। मतलब वो ऐसा नहीं, अगर हम साइन सिग्नल दे रहे हैं तो हमको साइन ही मिलेगा। इन्वर्टिंग में क्या होता है, वो उसको 180 डिग्री शिफ्ट कर देता है। मतलब अगर ऐसे सिग्नल दे रहे हैं तो हमको कैसा मिलेगा सिग्नल आउटपुट में, ये वाला, ठीक है। Now next point is it has high ratio of output to input resistance. That means CB configuration में output resistance जो होता है वो ज्यादा होता है और input resistance कम होता है, ठीक है। अब वोल्टेज गेन अगर देखा जाए इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आउट, इसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनटू रेजिस्टेंस, दैट मींस आईसी इनटू आरएल। और इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इनपुट करंट क्या है, आई है, रेजिस्टेंस क्या है, आर इन है, इसलिए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो आई सी बाय आई ई है, जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर था ना, अगर करंट गेन देखते तो वो क्या होता, आई सी बाय आई ई, इसको कहते हैं अल्फा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब ये कितना करंट को एम्पलीफाई कर रहा है, ये फैक्टर ये बताएगा। तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं, ये जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, क्योंकि आई हमेशा बड़ा होता है, तो इसीलिए अल्फा हमेशा लेस देन 1 होगा। इसका जो वैल्यू होता है टिपिकली अल्फा जो होता है वो 0.9 to 1 के अंदर होता है, ठीक है। तो ये था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर मींस कलेक्टर विल बी कॉमन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये कलेक्टर है, बेस एमीटर, कलेक्टर कॉमन है, दैट मींस वो इनपुट सर्किट में भी होगा और आउटपुट सर्किट में भी होगा, ठीक है। कलेक्टर कॉमन मतलब इनपुट सर्किटरी में भी बेस कलेक्टर होगा, आउटपुट में बेस एमीटर होगा। तो अभी क्या है, हमारा इनपुट क्या चीज में जाएगा, बेस कलेक्टर में, आउटपुट क्या चीज से लिया जाएगा, कलेक्टर एमीटर से, ठीक है। तो अभी कलेक्टर तो कॉमन है, तो जो मेरा इनपुट करंट है वो क्या है, आईबी है, आईबी ट्रांजिस्टर में जा रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है हम लोग का, आईई, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा है, इनपुट क्या है बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, आउटपुट सिग्नल कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, कलेक्टर और एमीटर से। ये जो इक्वेशन है आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, ये हमेशा होल्ड करेगा। मतलब कोई भी ट्रांजिस्टर है उसमें यही होना चाहिए कि जो कलेक्टर जो एमीटर करंट है वो इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या करता है, करंट गेन देता है लेकिन वोल्टेज गेन नहीं देता है। करंट गेन क्यों दे रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, इनपुट है हमारा आईबी, आउटपुट है आईई। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो आईबी है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, आईबी तो बहुत छोटा होता है। तो जब करंट गेन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अब हम लोग जानते हैं किसी भी चीज में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा ये होगा। तो आईबी हमारा बहुत छोटा होता है, तो ये जो करंट गेन है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर में हम लोगों को करंट गेन मिलता है लेकिन वोल्टेज गेन नहीं मिलता है। तो अब जब इसका हम लोग सर्किट देखेंगे तो ये सर्किट देख सकते हैं, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। कलेक्टर को कॉमन रहना चाहिए इनपुट आउटपुट दोनों में। तो हम लोगों का क्या है, ये वाला इनपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट में यहाँ पे हम लोग सिग्नल डाल रहे हैं, ठीक है।
तो ट्रांजिस्टर में जो इनपुट करंट जा रहा है वो क्या है, IB। और ये क्या है, एमीटर है, ये कलेक्टर है। हम लोगों को कलेक्टर और एमीटर से ये लेना है, आउटपुट लेना है। तो ये तो लगाए हैं इस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए। अभी क्या होगा, हम लोग कलेक्टर और एमीटर से जब आउटपुट लेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये इधर से ये एमीटर I, एमीटर करंट, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हम लोग एमीटर से ले रहे हैं, ये कलेक्टर तो ग्राउंडेड ही रहेगा, तो एमीटर से क्या निकलेगा, एमीटर करंट निकलेगा, ठीक है। ये भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, दैट मींस ये सिग्नल का फेज को इन्वर्ट नहीं करेगा। अगर हम इनपुट सिग्नल ये दे रहे हैं तो आउटपुट सिग्नल हम लोगों को इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो रहता है। ये ऑपोजिट है कॉमन बेस में, कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस लो था। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये मोस्टली यूज फॉर इंपीडेंस मैचिंग। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंपीडेंस मैचिंग के लिए ये वाला चीज चाहिए। जो आइडियल एम्पलीफायर होता है उसका क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। तो जब भी दो एम्पलीफायर को हम कपल करते हैं तो क्या होता है, इस साइड हम लोग लो रेजिस्टेंस देखते हैं, लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस तो हाई रहता है एम्पलीफायर का। तो कैसे कपल करेंगे, प्रॉपर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को कुछ इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट लगाना पड़ता है। और जनरली इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग ये कॉमन कलेक्टर को यूज करते हैं, क्योंकि इसका भी यही है, इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो है, ठीक है। तो इसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको डिनोट करते हैं गामा से। तो गामा क्या हो जाएगा, जो करंट एम्पलीफिकेशन है वो क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट हो गया IE, इनपुट क्या है IB, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एम्पलीफायर के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग देखिए इसमें किसी में वोल्टेज गेन होता है, करंट गेन नहीं होता है, जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर में क्या है, करंट गेन है लेकिन वोल्टेज गेन नहीं है। लेकिन कॉमन एमिटर में क्या होगा, हम लोगों को दोनों मिलता है, वोल्टेज गेन भी होता है और करंट गेन भी होता है, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत ही वाइडली यूज होता है एम्पलीफायर के लिए। तो एमिटर कनेक्शन इज कॉमन टू बोथ इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। ये जो एमिटर है देख सकते हैं हम लोग, ये देखो ये एमिटर है, ये कॉमन है, तो ये मेरा इनपुट सर्किट हो गया, ये आउटपुट सर्किट हो गया, ठीक है। तो इनपुट किसके बीच में दे रहे हैं हम लोग, बेस और एमिटर के बीच में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इनपुट इज बिटवीन बेस एंड एमिटर। आउटपुट कहाँ है, कलेक्टर और एमिटर के बीच में। आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड एमिटर। करंट फ्लो का जो इक्वेशन है वो तो सेम रहेगा, ठीक है। अब सी कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, करंट और पावर गेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब हाई गेन हम लोग को मिलता है, हाई करंट गेन और हाई पावर गेन। लेकिन जो वोल्टेज गेन रहता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो बिकॉज द इनपुट इम्पीडेंस इज लो as it is connected to a forward biased PN junction while the output impedance is high। इसका क्या होता है कि हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है। हम लोग पहले भी देखे हैं कि जो भी PN जंक्शन होता है वो अगर फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है, ये हम लोग देखे थे उसमें जब PN जंक्शन पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो इनपुट सर्किट है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, आउटपुट का रेजिस्टेंस हाई होगा। सी कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल। हम लोग देख लिए हैं, सी कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफाई करता है, जो CB कनेक्शन था वो अटेन्युएट करता था हमारा सिग्नल करंट को। तो अभी इसका सर्किट देखेंगे तो क्या होगा, सर्किट में हम लोग देख रहे हैं ये एमीटर है, ये कॉमन है, ये दिया गया है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, ये दिया गया है रिवर्स बायसिंग के लिए, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक चीज जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। मतलब ये जो सिग्नल का पोलैरिटी होता है, अगर सिग्नल ऐसा है तो आउटपुट में हम लोगों को सिग्नल ऐसा मिलेगा, ठीक है। वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देता है सिग्नल को, ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट मतलब क्या होता है, सिग्नल वोल्टेज जो Vin और Vout होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। फिर कॉमन एमिटर जो सी कॉन्फ़िगरेशन है उसका हाई इनपुट इंपीडेंस होता है, ये तो हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में देख लिए। करंट गेन क्या होगा, करंट गेन हमेशा क्या होगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। यहाँ पे आउटपुट करंट हमको मिल रहा है IC, इनपुट करंट क्या मिल रहा है IB, तो हमारा जो करंट गेन होगा वो होगा IC बाय IB और इसको कहेंगे बीटा, ठीक है। कॉमन बेस में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर था उसको कहते थे अल्फा, कॉमन एमिटर में कहते हैं बीटा और कॉमन कलेक्टर में कहते हैं गामा, ठीक है। तो ये भी हाई होगा, हम लोग जान रहे हैं। IB जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो कोई भी चीज डिनोमिनेटर में छोटा है तो ये जो वैल्यू होगा बीटा का वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा IB में तो क्या होगा, थोड़े से चेंज के लिए जो IC में चेंज है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ये हम लोग इसी से देख सकते हैं
5/1 और 5/1.5 ये दोनों के वैल्यू में बहुत अंतर हो जाएगा। x इक्वल्स टू मान लेते हैं 5 है और x इक्वल्स टू 5/1.5 है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हम लोग जो डिनोमिनेटर था उसमें सिर्फ 0.5 का अंतर किया, लेकिन x में जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये छोटा है, बीटा का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, तो जनरली जो बीटा का वैल्यू होता है वो होता है 20 to 200। ठीक है, किसी भी ट्रांजिस्टर का जो बीटा वैल्यू होता है वो 20 से 200 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो इस बीटा का फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है कि इफ अ ट्रांजिस्टर हैज बीटा वैल्यू ऑफ 100, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसका की बीटा वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग कहते थे कि एमीटर से आ रहा है, बेस में थोड़ा जाएगा और बाकी कलेक्टर के पास जाएगा, तो बीटा 100 मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 100 कैरियर 1 कैरियर विल गो टू बेस एंड रेस्ट 99 विल गो टू कलेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो 100 कैरियर है उसमें से एक जो कैरियर है वो सिर्फ बेस में जाएगा और बाकी 99 हमको कलेक्टर में मिल जाएगा। हम लोग चाहते क्या है कि 100 अगर इधर से चल रहा है तो हमको 100 मिले, लेकिन बेस के कारण थोड़ा सा इधर करंट हो जाता है, बेस करंट, और रेस्ट ऑफ द कैरियर क्या होता है कलेक्टर के पास आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सीई एम्पलीफायर होता है, ये जो सर्किट है वो कहाँ यूज होता है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हमारा माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर में, आरएफ एम्पलीफायर में। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास क्या क्या इक्वेशन आया, एक तो ये इक्वेशन है, एक आया अल्फा इक्वल्स टू IC/I, बीटा आया IC/IB। ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू IC/IB, तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, बीटा इंटू IB। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हालांकि तुम लोग को ट्रांजिस्टर उतने डिटेल में पढ़ना नहीं है तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन ये बहुत आगे यूज होता है कि IC इक्वल्स टू बीटा IB, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इस इक्वेशन से IC देखें तो वो हो जाएगा अल्फा IE, यहाँ से IC देखेंगे तो वो हो जाएगा बीटा IB, इसीलिए ये लिखा हुआ है। अब अगर अल्फा और बीटा के बीच में हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो अगर सॉल्व करोगे तो देखोगे कि अल्फा इक्वल्स टू होता है बीटा बाय बीटा प्लस 1, बीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ये जो रिलेशन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कभी दोगे तो वहां पे भी पूछता है। ठीक है, कॉमन एमीटर का मेन जो हम लोग को पढ़ना था वो सब कैरेक्टरिस्टिक देखना था कि एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैसा बिहेव करता है, वोल्टेज और करंट उसका कैसे चेंज होता है। एक होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कॉमन एमीटर में मतलब एमीटर कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट सर्किट, ये हो गया आउटपुट सर्किट। तो इनपुट में क्या है, मेरे बेस करंट जा रहा था। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रॉ करेंगे वो क्या करेंगे, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ। तो अभी यहाँ पे इस जो कॉमन एमीटर है उस बीच में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इनपुट करंट क्या है, IB। ठीक है, तो ये IB लिख दिए। जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, VBE। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसमें देखो हम लोग क्या किए हैं कि पहला वाला अगर ग्राफ देखिए तो सपोज कि हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज है वो फिक्स किए हुए हैं कि हाँ VCE 1 है। ठीक है, तो जैसे जैसे शुरू में क्या है, ये 0 है तो हम लोग VBE बढ़ा रहे हैं, ये वाला जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट हमको नहीं मिल रहा है बेस करंट। क्यों, वही चीज नी वोल्टेज वाला हम लोगों से ना यहाँ तक नहीं मिलेगा, क्योंकि है तो एक्चुअल में ये जंक्शन ही ना, PN जंक्शन ही, और ये BE ये PN जंक्शन है। PN जंक्शन का नी वोल्टेज होता है, तो जब तक नी वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तब तक करंट आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए करंट आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही नी वोल्टेज जंक्शन का क्रॉस हुआ वैसे ही क्या होने लग गया, जैसे ही हम लोग ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे IB जो मेरा इनपुट करंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इस केस में ये जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम आउटपुट वोल्टेज चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब ये जो नी वोल्टेज या जो कट ऑफ वोल्टेज था वो बढ़ गया। हम लोग देख रहे हैं पहले हम लोग को यहीं से करंट मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ आने के बाद हम लोग का करंट राइज हो रहा है। तो जब ऐसा होता है, ये कब होता है, VCE 2 ग्रेटर है VCE 1 से। मतलब अगर हमारे पास कोई ट्रांजिस्टर है जिसका कि कोई VCE फिक्स है, हमको एक करंट का प्लॉट मिल रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये यहीं से शुरू हो जाए ऐसे, तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो VCE आउटपुट वोल्टेज उसको घटाना पड़ेगा। मान लो ये VCE 3 है,
तो अगर हम VCE बढ़ाएंगे तो ये जो इनपुट करंट है वो और लेट से होगा, अगर VCE आउटपुट वोल्टेज जो है उसको घटा देंगे और जो VCE3 है वो लेस देन VCE1 होगा तो क्या होगा, ये और पहले करंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, आउटपुट में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। हम लोग जान रहे हैं कि कॉमन एमिटर में क्या होता है, आउटपुट करंट होता है कलेक्टर करंट, आउटपुट वोल्टेज होता है VCE मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को फिक्स रखे थे, यहाँ क्या करेंगे कि इनपुट करंट जो मेरा IB है उसको हम लोग फिक्स रखेंगे। तो जब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग VCE बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, ये देखना है, कलेक्टर करंट देखना है, ये तो हम लोग फिक्स है, अभी इतना ये सबको भूल जाना है। सिर्फ ये वाला अगर हम लोग प्लॉट करेंगे कि ठीक है लेट्स से और इनपुट करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, हम लोग जानते हैं बेस करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, तो इनपुट करंट अगर 10 माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है, उसी इनपुट के लिए जब हम लोग आउटपुट में देखेंगे तो क्या आएगा कि जैसे जैसे हम लोग VCE बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे IC मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो IC बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक रीजन आता है जब IC जो है कांस्टेंट है। ठीक है, हम कितना ही VCE बढ़ा रहे हैं IC मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग बेस का वैल्यू, अपना जो इनपुट बेस करंट है वो बढ़ा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ एक तरह से राइट शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, ये जो करंट का जो स्टार्टिंग है वो शिफ्ट हो रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि IB बढ़ा रहे हैं तो ये जो IC है उसका वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम IC कितना था, 1 मिली एम्पियर, जब हम बेस का वैल्यू बढ़ाए तो कितना हुआ, 2 मिली एम्पियर, फिर और हम थोड़ा सा बेस करंट बढ़ाए तो मेरा IC जो है वो और बढ़ा। हम लोग अभी क्या देखे थे कि स्मॉल चेंज इन बेस करंट गिव्स राइज टू लार्ज चेंज इन IC। हम लोग देख रहे हैं बेस करंट हम लोग यहाँ पे कितना बढ़ा है, मात्र 10 माइक्रो एम्पियर, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा IC में कितना चेंज आया, 1 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बेस में चेंज कर रहे हैं, हम लोग को कलेक्टर करंट में चेंज ज्यादा मिल रहा है। अब इसी ग्राफ के बेसिस पे हम लोग ट्रांजिस्टर का रीजन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ये जब बेस करंट 0 होता है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो कहते हैं कि हाँ ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में। तो कट ऑफ रीजन के लिए क्या होता है, हम लोग दोनों जो हमारा इनपुट सर्किट है और आउटपुट सर्किट है, दोनों ही सर्किट को रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा उसको हम लोग एज अ स्विच यूज करें, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज स्विच, मतलब हम लोग एम्पलीफायर की तरह उसको नहीं यूज करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है उसको हम लोग स्विच की तरह करें, ऑन ऑफ। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए, कोई पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए। तो जब भी ट्रांजिस्टर स्विच की तरह बिहेव करता है और हम लोगों को ऑफ चाहिए, ट्रांजिस्टर ऑफ करना, हम लोग चाहते हैं स्विच ऑफ हो जाए, तब क्या करेंगे, हम लोग उस ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेंगे। और कट ऑफ में क्या होता है, दोनों जो जंक्शन होता है उसको रिवर्स बायस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हम लोग IB जो है उसको बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो इस लाइन के इधर वाला जो पोर्शन है जिसमें कि हमारा IC ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसको कहते हैं एक्टिव रीजन। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह बिहेव करे, एम्पलीफायर में हम लोग क्या चाहते थे कि उसका जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या कर रहा है, ये हम क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज हम कितना VCE कितना भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर करंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एज एन एम्पलीफायर यूज करें, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग उसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे। तो हमेशा जब भी कोई भी एम्पलीफायर बनाना है, दैट मींस कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में होना चाहिए। तो एक्टिव रीजन के लिए जो पहला वाला जंक्शन है इनपुट वाला उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर वाला जो है उसको रिवर्स बायस करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इसी एक्टिव रीजन के बारे में बोल रहे थे, मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो इसी रीजन में। तो ये जो बायसिंग पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट ये सब जो होता है उसका काम हम लोग वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को अगर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हमारा ट्रांजिस्टर इस एक्टिव रीजन में ही रहना चाहिए। अब इस एक्टिव रीजन में कैसे रखेंगे ट्रांजिस्टर को, वही हम लोग पढ़ते हैं, क्यू पॉइंट और डीसी जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट वगैरह पढ़ते हैं वो। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कर रहे हैं तो एक तो ऑफ हो गया, ऑन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर एज द स्विच इन ऑन स्टेट, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करते हैं। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, हम लोग दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो दोनों ही जंक्शन का जो भी मेजॉरिटी कैरियर फ्लो करता है, तो उस केस में ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा हमेशा ऑन रहता है। तो ये वाला जो एरिया है
ये क्या है, हमारा ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन एरिया है, मतलब इस एरिया में ट्रांजिस्टर हमेशा ही ऑन रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम लोग क्या, अगर समराइज करें तो हम लोग क्या देखिए कि हमारे पास 3 रीजन है ट्रांजिस्टर का। एक हो गया एक्टिव, एक हो गया सैचुरेशन, और दूसरा क्या हो गया, कट ऑफ। ठीक है, एक्टिव के लिए कब यूज करते हैं, जब हमको एम्पलीफायर की तरह यूज करना होता है। सैचुरेशन में कब उसको ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं, जब हमको स्विच की तरह ट्रांजिस्टर काम करना रहता है। तो स्विच में जब हमको ऑन करना होता है स्विच, तो हम ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में करते हैं। कट ऑफ रीजन कब काम आता है, जब ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच की तरह यूज करते हैं लेकिन ऑफ कंडीशन में करते हैं। ठीक है, अब एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, जो मेरा इनपुट वाला जो बेस एमीटर वाला जो जंक्शन है और इधर आउटपुट जंक्शन क्या हो जाएगा, बेस कलेक्टर। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा। सैचुरेशन में क्या करते हैं, दोनों ही जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने से मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, तो ट्रांजिस्टर हमेशा ही ऑन स्टेट में रहता है। कट ऑफ में क्या करेंगे, दोनों को रिवर्स बायस करेंगे। रिवर्स बायस करने से क्या होता है, दोनों में से किसी जंक्शन में फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो जो इनपुट जंक्शन है उसको भी रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी बेस करंट नहीं फ्लो होगा। तो जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट हमको कहां से मिलेगा, और आउटपुट में भी हम लोग उसको रिवर्स बायस कर देते हैं, तो इसीलिए कोई करंट नहीं होता है। नो करंट मतलब स्विच ऑफ, हाई करंट मतलब स्विच ऑन। ठीक है, तो ये जो बहुत ही बेसिक जो ट्रांजिस्टर का रीजन ऑफ ऑपरेशन है वो है। तो हम लोगों को क्योंकि एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, तो हम लोगों को फोकस करना है एक्टिव रीजन पे। तो अभी हमारा काम क्या है कि हम लोग क्या करें कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में ही रहे। मान लेते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर के इनपुट में इतना ज्यादा कोई ऐसा सिग्नल डाल दिए जो कि वो क्या किया कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन में आ गया, तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में हाई करंट फ्लो होगा तो हमको एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर एक्टिव से कट ऑफ में आ गया तो क्या होगा, एक्टिव में जो भी हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं आउटपुट में हमको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ रीजन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को एक बेसिक आइडिया चाहिए था कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है, किस कॉन्फ़िगरेशन में कैसा बायसिंग करते हैं, तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोगों को एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराना होगा। ठीक है, तो यही आज के वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट या कैसे पता करते हैं कि वो एक्टिव रीजन में है, ऑपरेटिंग पॉइंट किस तरह से रखते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो पूरे प्रोसेस में, जो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस होता है वो हमेशा एक्टिव रीजन में ही रहे, ताकि हम लोगों को फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग और ऑपरेटिंग पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।